नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की सभ्यताओं के इस क्रम में आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा की थी और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आयड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता के नाम से जो जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आयड़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आयड़ यहाँ बेड़च नदी के किनारे स्थित है और जो इसका जिला पड़ता है वो कौन सा पड़ता है और किस भौगोलिक स्थिति में है उसकी चर्चा भी अपने कर लेते हैं। तो साथियों, अगर हम इसकी बात करें भौगोलिक स्थिति के बारे में तो ये उदयपुर जिले के अंदर पड़ती है और नदी अपने से अगर पूछे तो नदी है अपनी, इसमें कौन सी नदी आएगी? आयड़ या बेड़च नदी पड़ती है। और ये जो सभ्यता है ये कौन सी सभ्यता है? ये ताम्र पाषाणिक यानी तांबे और पत्थरों से जो सम्मिलित ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता। ताम्र पाषाणिक ग्रामीण सभ्यता के नाम से ये जाना जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में और क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो इसमें इसका उपनाम क्या है? एक तो हमें ये पता होना चाहिए जो आहड़ नदी है उसका उपनाम में इसका जो नाम मिलता है वो हमें मिलता है ताम्रवती नगरी। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजार की प्रचुरता थी, इस कारण मिलता है। ये 10वीं 11वीं शताब्दी में यहाँ इसे आघाटपुर या आघट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। और स्थानीय जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो किस नाम से जानते हैं? वो इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है तो आप कहोगे आहड़ सभ्यता से है। और धूलकोट का मतलब क्या होता है? धूलकोट का मतलब होता है मिट्टी का टीला। तो यहाँ से हमारे कई प्रश्न बन जाते हैं। एक तो प्रश्न हमारा ये बनता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो अपने कहेंगे ये आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तांबे की प्रचुरता अधिक थी। अगर आपसे इसे कौन से युग का पूछे तो ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता जानी जाती है और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी? आहड़ सभ्यता। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी कहा जाता था, उस समय के अंदर कहा जाता था। तो ये इसकी मुख्य बातें होगी। आगे हम चर्चा करते हैं और क्या है इसके उत्खनन किसने करवाया और इसकी खोज किसने की, इसका एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। तो आहड़ सभ्यता की जो खोज हुई वो 1953 में हुई और खोज करने वाले व्यक्ति थे अक्षय कीर्ति व्यास। कौन? अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी, 1953 के अंदर खोज की थी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं इसका विस्तृत उत्खनन यानी इसकी खुदाई किसने की थी। तो खुदाई करने वाले व्यक्ति अलग थे और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति अलग थे। तो खुदाई वाले में अगर हम देखें तो RC अग्रवाल, जिन्हें रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1956 में करवाई। इसके बाद पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर HD जो सांकलिया है उन्होंने किया था। हसमुख, है ना, हसमुख इनका पूरा नाम है, हसमुख धीरजलाल सांकलिया पूरा नाम था, HD सांकलिया के नाम से फेमस है। और उनके साथ व्यक्ति थे VN मिश्र द्वारा 1961-62 में इसका व्यापक वैज्ञानिक उत्खनन करवाया गया था। तो ये आ जाता है। तो पहली खुदाई इसकी 1956 में जो कि RC अग्रवाल के द्वारा, और उसके बाद पूना यूनिवर्सिटी तथा HD सांकलिया के नेतृत्व तथा VN मिश्र के नेतृत्व में 1961-62 में इसकी खुदाई की गई थी। तो खोज करने वाले व्यक्ति अक्षय कीर्ति व्यास, खुदाई करने वाले रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल, HD सांकलिया, VN मिश्र। तो ये व्यक्ति हो जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं इनके बारे में कि और क्या है। अगर हम इसके बारे में बारीकी से अध्ययन करें तो हमें क्या पता चलता है? बारीकी से अध्ययन करने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तांबे गलाने की उद्योगशाला थी, यानी तांबे को गलाया जाता था आहड़ सभ्यता में। और यह मुख्य केंद्र होता था। तांबे गलाने की भट्टियां यहाँ पर मिली है और विशेष मृद बांड। अब आपको पॉटरी मिलेगी यहाँ पर उल्टी तपाई शैली से सम्मिलित मिलती है, जिसमें स्थानीय भाषा में इसे गोरे या कोठे कहा जाता है, जहाँ अनाज भंडार किया जाता था। साथियों, अनाज को इकट्ठा करने के लिए ग्रामीण परिवेश में कोठे बनाए जाते हैं, जहाँ पर बाजरी होगी या गेहूं हो गया, उनको इकट्ठा करके रखा जाता था। तो उन्हें गोरे या कोठे कहा जाता है आज भी, लेकिन वो ये चीजें शामिल थी उस टाइम के अंदर।
और हमें यहाँ पर क्या मिलता है, संयुक्त प्रकार के, ठीक है जी, संयुक्त परिवार और सामूहिक रसोई के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि एक साथ 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। एक चूल्हे पर मानव हथेली के स्पष्ट छाप मिली है, यानी हाथ का पंजा लगाया हुआ मिला है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी, तो सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती थी। ऐसा दर्शाता है कि सभी लोग इकट्ठा भोजन पकाते थे। ये आहड़ सभ्यता की बात हो रही है। इसके बाद एक अगला प्रश्न हमारा ये भी बनता है कि विदेशी व्यापारिक संबंध थे क्या यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर ये संबंध भी मिलते हैं अपने को। अगर हम बात करें विदेशी व्यापारिक संबंधों की, तो इसमें जो 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, जिसमें से 3 मोहरें प्राप्त हुई है। जो मुद्रा एक यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है, इससे पता चलता है कि ये मुद्रा भारत की तो नहीं है, बाहर की है, जिसके एक साइड हाथ में तीर और पीछे तरकश लिए हुए दिखाया गया है। संभवतः यह यूनानी भाषा में कुछ लेख भी लिखा हुआ यहाँ पर पाया गया है। तो व्यापारिक संबंध होने के साक्ष्य भी आहड़ सभ्यता से हमें मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे संबंध विदेशों में भी होते थे उस टाइम के अंदर। आगे चर्चा करें और यहाँ पर क्या मिला है। अगर हम और बात करें, बनासियन बुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बनासियन बुल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर अपने को जो एक चीज मिली है, मिट्टी यानी टेरिकोटा का निर्मित एक बैल की अनूठी आकृति मिली है, जिसे पुरातात्विदों ने इसे बनासियन बुल का नाम दिया था, यानी बनासियन बुल का नाम दिया। यहाँ पर एक मिट्टी का बैल की एक मूर्ति मिली है, तो इसका नाम दिया बनासियन बुल। बिना हत्थे का जल पात्र मिला है। संभवतः ऐसे जल पात्र ईरान में और बलूचिस्तान में सभ्यताओं में पाए गए थे। तो इस कारण हमें ये पता चलता है कि जो आहड़ सभ्यता के लोग हैं विदेशों तक भी भ्रमण करते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे और उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध होते थे। इस प्रकार ये आहड़ सभ्यता होगी। आहड़ सभ्यता में मुख्य मुख्य क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे आहड़ सभ्यता की बात करें, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? आयड या बिडज नदी के। और ये कौन सी है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। ये ग्रामीण सभ्यता है। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ तांबे के औजारों की प्रचुरता मिली है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जानते थे। स्थानीय लोग इन्हें धूलकोट के नाम से जानते हैं। इसकी जो खोज की थी वो खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसकी? आयड सभ्यता की। आगे हम चर्चा करते हैं और हमें यहाँ पर क्या पाया गया था। इसका उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन करवाया था आरसी अग्रवाल और पुणे यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर एचडी सांकलिया वीएन मिश्र के द्वारा 1961-62 में, जबकि आरसी अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन 1956 में करवाया गया था। और अगर हम इसका विश्लेषण करें तो यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियां मिली हैं, विशेष मृद भांड मिले हैं यानी गोरे व कोठे मिले हैं, संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, और विदेशी 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 3 मोहरें और 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो एक ये भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर बनासियन बुल की आकृति मिली है। बनासियन बुल के बारे में अपने को यहाँ पर साक्ष्य मिला है और बिना हत्थे का जल पात्र मिला है। संभवतः ये ईरान और बलूचिस्तान से संबंधित रखता है। जो हमारी अगली सभ्यता है वो कौन सी है? वो है, अगर हम बात करें, वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है और ये सीकर के नीम के थाना में पड़ता है। इसका कालक्रम की बात करें तो 2800 ईसा पूर्व से यह सभ्यता भारत में ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। यानी इसे कहा जाता है मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इससे ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता की उत्खनन और खोज राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पुरातात्विक विभाग है उसके आरसी अग्रवाल के द्वारा खोज की गई थी। और इनका जो साथ देने वाले व्यक्ति थे वो और कौन थे? वो थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो इनके छात्र थे, उनके साथ इन्होंने मिलकर खोज की गई थी। 1977 में ये पहला खोज इनके द्वारा की गई थी, आरसी अग्रवाल। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। अगर हम आगे चर्चा करें, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? विश्लेषण करने पे हमें प्राप्त हुआ है कि अति शुद्ध तांबा पाया गया है। तांबे की जिसमें मात्रा कितनी रही है? 99% शुद्ध तांबा पाया गया है। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ियाँ, औजार, उपकरण वगैरह हमें मिले हैं और इसमें मिलावट न के बराबर थी। ये अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो
के तांबे से को निर्यात करता था, यानी एक्सपोर्ट करता था, वहां पर ये भेजता था। किसकी बात हो रही है? गणेश्वर सभ्यता की। और हमें क्या साक्ष्य मिली है यहाँ पर? जो एक हमें साक्ष्य मिले हैं वो मिला है यहाँ पर मछली पकड़ने का एक कांटा मिला है। ठीक है जी, मछली को पकड़ने वाला जो कांटा होता है वो मिला है। अगर हम बात करें तो जिससे यह सिद्ध होता है कि कांतली नदी के उस काल में एक बारहमासी नदी हुआ करती थी और यहाँ पर निवासी मांसाहारी लोग होते थे। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ के लोग मछली वगैरह खाते थे। आगे हमें क्या पता चलता है? स्थापत्य में पत्थरों का उपयोग। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये लोग मकानों में ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलते, यहाँ पर संपूर्ण बस्ती के पत्थरों के मकान मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो गणेश्वर सभ्यता है यहाँ पर ईंटों के साक्ष्य नहीं है, पत्थरों से निर्मित मूर्तियां अपने को मकान जो हमें मिले हैं। अगर हम बात करें पत्थरों के जो सुरक्षा के लिए बांध मिले तो पत्थरों की महत्वता अधिक दिखाई गई है, तो इस कारण अपने इनको थोड़ा सा ध्यान। यहाँ पर पत्थरों की सुरक्षा के बांध होते थे, पत्थरों से एक विशाल, ठीक है, पूरी बस्ती बाढ़, जो नदी की बाढ़ से पूरी बस्ती की रक्षा के लिए पत्थरों का एक विशाल बांध बनाया गया था और पूरे सिंधु घाटी कालखंड में ये अनूठा है। तो अगर आपसे पूछे पत्थरों का बांध कहाँ पर मिला है तो गणेश्वर सभ्यता में मिला है। अगर हम आगे चर्चा करें यहाँ पर और क्या मिला है? कृप्स वर्गीय मर्दपात्र मिला है। यहाँ से अपने को पता चलता है कि नीले काले रंग के अलंकृत ईंटों के पुरातात्विक भाषा में कृप्शवर्णी मर्दमांड कहा जाता था। कृप्शवर्णी मर्दमांड कहा जाता था, जिसमें रंग होता था नीले और काले रंग का एक पात्र होता था। अगर हम बात करें अब इसके मुख्य मुख्य तथ्य को एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम बात करें गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इसकी जो कांतली नदी के किनारे स्थित है, नीम का थाना सीकर के अंदर 2800 ईसा पूर्व कालखंड माना जाता है। इसे ताम्र युगन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। इसकी खोज की थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के पुरातात्विक विभाग के जो प्रोफेसर थे RC अग्रवाल के द्वारा 1977 में की गई थी। 1977 में 77 में की गई थी। और इसके बारे में क्या है, यहाँ पर क्या मिला है? अति शुद्ध मात्रा में तांबा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, स्थापत्य में पत्थरों का उपयोग बताया है, ईंटों का नहीं पत्थरों का उपयोग बताया है, पत्थरों की सुरक्षा के लिए पत्थरों का बांध मिला है और यहाँ पर मृदपात्र भी अपने को मिला है। तो ये होगी अपनी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता हो गई है, कालीबंगा सभ्यता हो गई, आहड़ सभ्यता हो गई है। नेक्स्ट सभ्यता है अपनी विराट सभ्यता, इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके साथ साथ में आपने नोट्स बना लेने हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।